7 दशक पहले अमेरिका ने इस धरती और इंसानियत को वो जख्म दिया था जो ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद किसी ने दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। यह इतना घातक था कि पलक झपकते हजारों लोग मारे गए और बरसों तक उसके असर से लोग तिल तिल कर दम तोड़ते रहे। लाखों लोगों के मारने के बावजूद अमेरिका की अकड़ कम नहीं हुई और उस हमले के 71 साल बाद तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ना तो हिरोशिमा का दौरा किया और ना ही परमाणु हमले के लिए जापान से कभी माफी मांगी। लेकिन अब अमेरिका एक नया इतिहास लिखने वाला है। राष्ट्रपति बराक ओबामा हिरोशिमा जा सकते हैं। हालांकि उनसे पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी हिरोशिमा पहुंचे, लेकिन केरी ने उस परमाणु हमले का जिक्र तक नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। सवाल अब ये कि क्या बराक ओबामा 71 साल बाद अपने मुल्क के सबसे बड़े गुनाह की माफी मांगेंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, महासंहार की माफी। अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की नीयत से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने एक ऐसा अपराध किया, एक ऐसा गुनाह किया जिसकी शायद कोई माफी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने और रूस को अपनी ताकत से डराने के लिए अमेरिका ने इतिहास का पहला और अब तक का आखिरी परमाणु हमला किया। अगस्त 1945 जापान का हंसता खेलता शहर हिरोशिमा मिटा दिया गया। दुनिया के नक्शे से सालों तक के लिए शहर गायब हो गया जब अमेरिकी बम वर्षक विमान ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा दिया। 1 लाख लोग तुरंत मारे गए, कई तो राख में बदल गए, जबकि 40,000 लोग बाद में बीमारियों और जख्मों से तिल तिल कर मारे गए। लेकिन अमेरिका ना रुका, ना उसे कोई एहसास हुआ। उसे जंग तो जीतनी थी। अगस्त 1945 जापान का दूसरा शहर नागासाकी भी मिटा दिया गया जब फैट बॉय नाम का दूसरा परमाणु बम वहां गिरा और 80,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों बाद में। जापान ने घुटने टेक दिए और परमाणु बम का महिमा गान करने लगा। वहीं विश्व युद्ध में उसका साथ देने वाला रूस हैरान रह गया। यह ऐसा कदम था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ देर पहले एक अमेरिकी प्लेन ने हिरोशिमा पर एक बम गिराया है और दुश्मन को दिखा दिया है कि यह बम क्या कुछ कर सकता है। इस बम के साथ हमने अपनी ताकत में नया और क्रांतिकारी इजाफा भी किया है। यह बम तबाही बरपा सकता है। इतिहास में यह दिन मौलिक विज्ञान की बड़ी कामयाबी के तौर पर याद किया जाएगा। ये था 7 अगस्त 1945। जापान यूएस हलाई है, लेकिन जापान जब अमेरिका अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हो गया, इराक में बहुत बड़े पैमाने पर, उसका सीरिया में, वो उनको यकीन करने के लिए आ रहे हैं, वेदर इट इज़ फिलीपींस, वेदर इट इज़ जापान, वेदर इट इज़ थाईलैंड एटसेट्रा, वेदर इट इज़ वियतनाम, कि अमेरिका का फोकस दोबारा उस तरफ हो रहा है एंड अमेरिका विल स्टैंड बाय यू। जंग के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन परमाणु हमले के जख्म शायद ही कभी भरे जा सकें। कहा जा रहा है कि मई महीने में जापान के दौरे के लिए ओबामा का एयरफोर्स 1 शायद हिरोशिमा में भी उतरे। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका का पश्चाताप हो। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने ओबामा की हिरोशिमा यात्रा की जैसे नींव रख दी है। पूरी दुनिया में हलचल है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आखिर कैसे उन जापानियों से माफी मांगेगा जिनकी कई कई पीढ़ियां परमाणु बमों के हमले में उजड़ गईं। आज तक उस हमले के बचे हुए लोगों को लगता है जैसे वक्त थम सा गया है, जैसे वो जंग आज भी जारी है। आखिर ये लोग अमेरिका को कैसे माफ करेंगे इस नरसंहार के लिए?
उस दिन कोई बम का अलर्ट नहीं था। मुझे लगा कि आसमान में आने वाला विमान जापानी है। हम तो उस वक्त छोटे बच्चे थे, सो हम सब खड़े होकर प्लेन देख रहे थे। तभी अचानक बम गिरा। मैं 16 साल का था और धमाके की जगह से 2 किलोमीटर दूर था। मैं पैदल चल रहा था और मेरी पीठ पीछे ही अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद मैं 3 साल 7 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। ऐसी अनगिनत कहानियां पूरे जापान में बिखरी पड़ी हैं। अकेले हिरोशिमा शहर में आज भी जीवित परमाणु बम पीड़ितों की तादाद 50,000 के आसपास है। वहीं नागासाकी में भी 30,000 परमाणु बम से तबाह इंसान आज भी अपने हर दर्द के गुनहगार को जैसे श्राप देते हैं। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए हिरोशिमा जाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मुमकिन है कि वहां उनको वो आवाजें सुनने को मिले जिनके रिश्ते परमाणु बम की आग में खाक हो गए थे। वो लोग आज भी उस वाकये की याद करके रोने लगते हैं। दुनिया के इकलौते लोग हैं वो जो परमाणु बम के हमले के बाद जीवित बचे हैं। क्या राष्ट्रपति ओबामा उनके जख्मों पर मरहम लगा पाएंगे? बड़ा सवाल यह है कि ओबामा की ये यात्रा कहीं सियासी फायदे की रणनीति का एक हिस्सा भर तो नहीं। देखो, जापान यूएस अलाई है, लेकिन जापान जब अमेरिका अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हो गया, इराक में बहुत बड़े पैमाने पर, उसका सीरिया में, तो सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे और एशिया पैसिफिक रीजन के जो देश हैं, उनको चिंता होनी शुरू हुई। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के हिरोशिमा जाने की खबर सिर्फ एक ढकोसला भर है? दुनिया और परमाणु बम का विरोध करने वाले लोगों को भरमाने का एक जरिया? वैसे भी अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने की जगह पर बने मेमोरियल पर गए जरूर, वो भी 7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ, लेकिन वहां कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। सिर्फ जापानी विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को सांत्वना देते नजर आए। क्या इत्तेफाक है, जापान के विदेश मंत्री भी हिरोशिमा के ही रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री वहां एक लफ्ज बोले बिना सिर्फ मेमोरियल में रखी डायरी में कुछ लिख कर निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। दुनिया के हर इंसान को इस स्मारक में आकर इसकी शक्ति का एहसास करना चाहिए। ये उस कटु सत्य की याद दिलाता है कि हमें परमाणु हथियारों का डर खत्म करना है और किसी भी सूरत में जंग रोकनी है। युद्ध हमेशा ही अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने के लिए, शांति कायम रखने और एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमें अपने प्रयास दोगुने करने होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री भले ही परमाणु हथियारों को खत्म करने का इरादा दोहरा रहे हों, लेकिन वो भी शायद ही भूल सकें कि जिस जगह खड़े होकर वो ये लिख रहे थे, उसी जगह एक अमेरिकी बम वर्षक को 71 साल पहले एक अमेरिकी नेविगेटर रास्ता दिखा रहा था और उस पायलट को उसका निशाना बता रहा था। वो इंसान जापान से और जापानियों से नफरत करता था। हम एक लंबी जंग लड़ चुके थे। जापानियों ने हम पर हमला बोला था। जापानी अच्छे लोग नहीं थे उन दिनों। उस वक्त की अमेरिकी सरकार की नीति थी जापान को झुकाना, और मैं उसमें मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता था। As it had back in 1945, yes, I would go on it. My grandfather always said was his reason for the decision to end the war and save. जब मैं बच्चा था तो अपने दादा पर मुझे काफी गुस्सा आता था। थोड़ा बड़ा होने पर भी मेरा गुस्सा कायम रहा। मैं भूल नहीं पाता था कि मेरे ही दादा ने परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि शायद उस वक्त उन्हें वही करना सही लगा होगा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओबामा अपनी यात्रा के दौरान परमाणु बम स्मारक पर भाषण भी देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो 2009 में प्राग में उनके द्वारा दिए गए भाषण का ही ये दूसरा हिस्सा होगा, जिसमें उन्होंने दुनिया से परमाणु बम को खत्म करने की अपील की थी, और उसी साल उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा परमाणु ताकत वाला देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि अमेरिका शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐसी दुनिया का स्वप्न देख रहा है जिसमें परमाणु हथियार ना हो। लेकिन क्या कहानी में और ट्विस्ट है? क्या ये सिर्फ परमाणु हथियारों से मुक्ति का नारा नहीं है, बल्कि इसके पीछे शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सियासत है। जानकारों का मानना है कि 71 साल पहले अमेरिका का जापान पर परमाणु बम गिराना भी सियासी फैसला था, और अब अगर ओबामा माफी मांगते हैं तो उसके पीछे भी विशुद्ध सियासत है। That's what historians are debating.
दो वजहें थी अमेरिका के परमाणु बम गिराने की। पहली, बम गिराकर जापान को सरेंडर करवा दें, और वो भी रूसी फौज के जापान में घुसने से पहले ही, ताकि रूस को किसी भी तरह की बढ़त ना मिल सके और अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाए। दूसरा, अमेरिका किसी भी कीमत पर सोवियत संघ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। कहा तो यहां तक जाता है कि अमेरिका ने अक्टूबर 1945 में ही परमाणु बमों के इस्तेमाल का एक प्लान तैयार कर लिया था, क्योंकि उस वक्त के नए नवेले राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन को सोवियत संघ के स्टालिन से खासी चिढ़ थी। उस प्लान में सिर्फ जापान पर बम गिराना नहीं था, बल्कि इसमें आज का रूस, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था, के 20 शहरों पर भी परमाणु बम गिराना था। उन शहरों में मॉस्को ही नहीं, लेनिनग्राद भी शामिल था। अगर ऐसा होता तो इतिहास कुछ और होता। शायद अमेरिका को आज सिर्फ जापान के 2 शहरों के नहीं, बल्कि दुनिया के कई शहरों से माफी मांगनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इतिहास के उस सबसे बड़े नरसंहार के लिए माफी मांग सकते हैं, और दूसरी तरफ खुद अमेरिका पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने यह धमकी दी है कि वो अमेरिका को तबाह कर देगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन खुश है। वो अपने अधिकारियों के साथ खुशियां मना रहा है। इस खुशी की वजह है तानाशाह की बढ़ती ताकत। अब वो जब चाहे अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका को राख में मिला सकता है। जी हां, अमेरिका को बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाले उत्तर कोरिया ने अब नया दावा किया है कि उसके पास अमेरिका पर परमाणु हमला कर उसे राख में मिलाने की क्षमता हासिल हो गई है। उत्तर कोरिया ने इसके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के कामयाब परीक्षण को आधार बताया है। KCNA के मुताबिक इस ग्राउंड इंजन टेस्ट का आदेश खुद किम जोंग ने दिया था और अपनी मौजूदगी में ही इसका परीक्षण भी करवाया था। 경미하는 최고 사령관 동측에서는 항공 및 반항공군 시위 성원들과 국방과학고문의 일꾼들이 इंजन के परीक्षण के बाद किम जोंग ने कहा, बड़ी कामयाबी। इससे अमेरिका और दूसरे दुश्मनों पर परमाणु हमला करने के एक और तरीके की पक्की गारंटी मिली है। हालांकि ये ताजा परीक्षण कब हुआ, इस बारे में KCNA ने नहीं बताया। एजेंसी ने देश के सुप्रीम नेता किम जोंग उन के हवाले से ये कहा, अब उत्तर कोरिया अपने हमला क्षेत्र से अमेरिका समेत अपने शत्रुओं पर और अधिक शक्तिशाली परमाणु हथियारों से लैस नए तरह की अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक रॉकेट से हमले कर सकता है और इस ब्रह्मांड में उनका नामो निशान मिटाते हुए उन्हें खाक में मिला सकता है। हालांकि उत्तर कोरिया के इस दावे पर दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर कोरिया के पास अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ऐसे में परमाणु हथियार से लैस होना दूर की बात है।